नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका यूनिवर्सल टाइम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय से यानी इसके उत्थान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ब्रिटिश राज का प्रभुत्व कब होता है? जब भारत में यूरोपियन का आगमन होता है। कहीं न कहीं इनके आगमन से ही हम लोग गुलाम बनने की ओर अग्रसर होते हैं। तो सबसे पहले कौन आते हैं? तो वो आते हैं पुर्तगाली। और पुर्तगाली में सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज 1487 ईस्वी में आसा अंतरीय पहुंचा तथा उस जगह को नया नाम दिया। कौन सा? तूफानी अंतरीय। यहाँ से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि बार्थोलोम्यू डियाज जो है वो आसा अंतरी कब पहुंचा? तो आप कहेंगे 1487 ईस्वी में। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है किसने उस जगह का नया नाम क्या रखा? तो आप कहेंगे तूफानी अंतरी। नेक्स्ट पॉइंट है 17 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। यहाँ से भी आपके लगभग 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था वो भारत कब पहुंचा? तो आप कहेंगे 17 मई 1498 के। अगर पूछेगा किस रास्ते से पहुंचा तो आप कहेंगे वह रास्ता था समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप। और किस जगह पहुंचा? तो आप कहेंगे भारत के कालीकट बंदरगाह नामक जगह पर पहुंचा। और हम लोग के जैसे कि स्वागत करने के रिवाज है तो वैसे ही ठीक उसी प्रकार कालीकट के जमेरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। यानी जो कालीकट का शासक था जमेरिन, उसने वास्को डी गामा जब आया तो उसको स्वागत किया, आदर दिया, सत्कार किया। नेक्स्ट पॉइंट है 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया। यहाँ से आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों द्वारा अपना पहला दुर्ग या किला किस जगह स्थापित किया गया? तो आप कहेंगे कोचीन में। नेक्स्ट पॉइंट है पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग 1505 ईस्वी में कन्नूर में बनाया। यहाँ से आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछेगा कि पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग कहाँ बनाया? तो आप कहेंगे कन्नूर में। अधिकतर सन पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप देख लीजिएगा, हो सकता है इस बार पूछ ले। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांसिसो डी अल्मेड़ा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था तो आप कहेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। नेक्स्ट पॉइंट इसी से संबंधित है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पुर्तगीज है या पुर्तगाल है उनके शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है या किसने इसकी स्थापना की? तो आप कहेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। नेक्स्ट पॉइंट है अल्बू जो कर्क है गोवा अधिग्रहण यानी गोवा पर अधिकार जमाने के लिए तिमैया नामक हिंदू से सहायता ली थी। यानी जो अल्बुकर्क था उसने गोवा पर अपना शासन स्थापित करने के लिए या अपना आधिपत्य जमाने के लिए तिमैया नामक एक हिंदू था जिससे उसने सहायता ली थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जीता। और यहाँ आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछा जाता है कि जो गोवा का शासक था उसको अल्बुकर्क ने किससे जीता? तो आप कहेंगे यूसुफ आदिल शाह से। नेक्स्ट पॉइंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुर्तगाली खुद को क्या कहते थे? तो ये खुद को क्या कहते थे? तो ये सागर का स्वामी खुद को बताते थे। नेक्स्ट पॉइंट है पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात हुआ। यानी जो पुर्तगाली आए इन्हीं की देन है कि हम लोग तंबाकू की खेती करना सीखे, जहाज बनाना सीखे और प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात किया गया। किस सन में? तो आप कहेंगे 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है डच। यहाँ हम लोग देखेंगे डच से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट है 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड अस्तित्व में आई, जिसे हम लोग किस नाम से जानते थे?
तो वो है डच। यहाँ से आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो डच की कंपनी है, जिसे हम लोग यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं, वो किस ईस्वी में आई? तो आप कहेंगे 1602 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, और ये अधिकतर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि डच ने 1605 ईस्वी में पहली फैक्ट्री मुसल्लीपट्टम में स्थापित की। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डच द्वारा स्थापित की गई पहली फैक्ट्री किस जगह पे लगाई गई? तो आप कहेंगे मुसल्लीपट्टम में। आगे हम लोग देखेंगे अंग्रेज से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? तो वो था रेड ड्रैगन। यानी आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि रेड ड्रैगन क्या था, तो आप कहेंगे भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज। इसी के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो वो होती है आपकी 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, जेम्स प्रथम के राजदूत टॉमस रो ने जहांगीर से सूरत में, यहाँ मिसप्रिंट है, फैक्ट्री खोलने तथा व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त कर ली। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वह कौन सा राजदूत था या किसका राजदूत था जिसने जहांगीर से भारत में फैक्ट्री खोलने तथा व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की, तो वो कहेंगे वह जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव रखी। तो यहाँ पे आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने किसको हराया था? तो आप कहेंगे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को। नेक्स्ट पॉइंट है, कलकत्ता की स्थापना कब की गई? तो आप कहेंगे कलकत्ता की स्थापना 1690 ईस्वी में जाब चारनाक के द्वारा की गई। और यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि कलकत्ता नगर को किसने बसाया? तो आप कहेंगे जाब चारनाक ने। अगर पूछेगा किस सन में, तो आप कहेंगे 1690 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे फ्रांसीसी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। पहला पॉइंट है, फ्रांसीसी सम्राट लुईस 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई, तो आप कहेंगे 1664 ईस्वी में। और पूछेगा कि किसके द्वारा की गई, तो आप कहेंगे फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने 1667 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रांसीसी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, तो आप कहेंगे सूरत में। अगर पूछेगा किस सन में, तो आप कहेंगे 1667 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की नींव 1673 ईस्वी में फ्रैंक मार्टिन द्वारा रखी गई, या इस नगर को इनके द्वारा बसाया गया। और यहाँ से आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पांडिचेरी है उसकी नींव या इस शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आप कहेंगे फ्रैंक मार्टिन द्वारा सन 1673 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल को हम लोग देखेंगे, और यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। पहला है वारेन हेस्टिंग्स, इनका जो कार्यकाल था वो था 1772 ईस्वी से 1785 ईस्वी, और इनसे हम लोग जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। पहला तथ्य ये है, वारेन हेस्टिंग जो है 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना तथा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित कर देने के बाद गवर्नर जनरल बनाया गया। यहाँ से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वारेन हेस्टिंग है इसको बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया, तो आप कहेंगे 1772 ईस्वी में। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो किस सन में आया या किस सन में बनाया, तो आप कहेंगे 1773 ईस्वी में। इसके द्वारा बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की गई और सरकारी खजाने का हस्तांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। यहाँ से आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सरकारी खजाने का हस्तांतरण यानी उसका जो जगह है उसको मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किसने हटाया, किसने किया, तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग के द्वारा। एक क्वेश्चन यह बनता है कि द्वैत शासन की समाप्ति किसने की, तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट तथ्य है आपका,
जीनानाथ डक्कन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की तथा गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बनारस जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की, तो आप कहेंगे जीनानाथ डक्कन के द्वारा। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो गीता के जो अंग्रेजी अनुवादक कौन है, तो आप कहेंगे विलियम विल्किंस, और इनको किसने सहारा दिया या आश्रय प्रदान किया, तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इनका कार्यकाल कब से है, तो इनका कार्यकाल है 1786 से 1793 ईस्वी तक। इनके समय में भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और उन सभी हम लोग घटनाओं को देखेंगे। कॉर्नवालिस के समय में ही तृतीय मैसूर युद्ध हुआ, जो कि हुआ 1789 से 92 ईस्वी के मध्य, तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुई 1792 ईस्वी में। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ, तो आप कहेंगे 1789 से 1792 ईस्वी तक। अगर पूछेगा किसके समय में हुआ, तो आप कहेंगे कॉर्नवालिस के समय में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई, तो आप कहेंगे 1792 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा, जिसे कि सिविल सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है, का जनक माना जाता है। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत में प्रशासनिक सेवा या सिविल सर्विसेज का शुरुआत करने वाला किसको माना जाता है, तो आप कहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आगे हम लोग देखेंगे सर जॉन शोर के बारे में, और इनका कार्यकाल था 1793 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक। इनके समय में चार्टर अधिनियम 1793 ईस्वी के समय में पारित हुआ। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चार्टर अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप कहेंगे 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग लॉर्ड बेलेजली, और इनका शासनकाल कब से है, तो इनका है 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। और इन्हीं के समय में चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान हारा तथा मारा गया, और बेलीजली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने लड़ा था। अगर यहाँ से आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है कि जो चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था वो किसके नेतृत्व में लड़ा गया, तो आप कहेंगे वेलीजली। अगर पूछे कि इसमें किसको हार का सामना करना पड़ा, तो आप कहेंगे टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, तो वेलीजली ने ही सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सहायक संधि प्रणाली या पद्धति को अपनाने वाला कौन सा गवर्नर था, तो आप कहेंगे वो गवर्नर था लॉर्ड वेलीजली। नेक्स्ट पॉइंट है जॉर्ज बुल। इनके हम लोग कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 1805 ईस्वी से 1807 ईस्वी के बीच रहा। और इन्हीं के समय में ही बेल्लोर विद्रोह, जो कि 1806 ईस्वी में हुआ, जिसमें अनेक अंग्रेज सैनिक मारे गए थे। आगे हम लोग देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इनका कार्यकाल था 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी के बीच। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है, तथा इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया। यहाँ से भी आपका लगभग 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको कहा जाता है या माना जाता है, तो आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक को। और अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया, तो इनका भी श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। और सती प्रथा कब बंद किया गया, किस सन में बंद किया गया, तो आप कहेंगे 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग लॉर्ड चार्ल्स मेंटॉफ के बारे में। तो इनका कार्यकाल था, तो ये था 1835 ईस्वी से 1836 ईस्वी के बीच। और लॉर्ड चार्ल्स मेंटॉफ ने प्रेस एक्ट 1835 में पारित किया। और लॉर्ड चार्ल्स मेंटॉफ को ही भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और यहाँ से आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे चार्ल्स मेंटॉफ को। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी। जो इनका कार्यकाल था वो था 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी के बीच। और डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, क्योंकि इनके प्रयत्नों के फलस्वरूप ही महाराष्ट्र में मुंबई से थाने तक प्रथम रेल 1853 में चलाई गई। और यहाँ से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि
भारत में रेलवे का जनक किसका माना जाता है, किसको माना जाता है, तो आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी को। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में सर्वप्रथम ट्रेन किस सन में कहाँ से कहाँ तक चली गई, तो आप कहेंगे सर्वप्रथम वो 1853 ईस्वी में महाराष्ट्र से बम्बई के थाने तक ट्रेन चली गई थी, जिसकी दूरी लगभग 32 या 34 किलोमीटर थी। भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन जो कि कलकत्ता से आगरा तक चला, इसकी भी शुरुआत किसने की, तो आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी ने ही भारत में डाक टिकटों का प्रचलन भी प्रारंभ किया। और यहाँ से अधिकतर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाक टिकटों का प्रचलन किसने प्रारंभ किया, तो आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आगे हम लोग देखेंगे 1857 से विद्रोह, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके ये सिलेबस में ये मेंशन किया गया है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो इससे जुड़े पहला पॉइंट है 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को कहाँ से हुई, तो वो हुई मेरठ से। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो आप कहेंगे चर्बी वाले कारतूस इसका मुख्य कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट है इनफील्ड राइफल ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर लाई गई थी, यानी कि अगर पूछा गया कि कौन से बंदूक को हटा कर कौन बंदूक लाया गया, तो आप कहेंगे जो ब्राउन बेस बंदूक थे उसको हटाकर इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग करते हैं, जो 1857 का विद्रोह था उसका भी चिन्ह था, और उस संग्राम का प्रतीक क्या था, तो वह था कमल और रोटी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी थी, और इसी के अंतर्गत मंगल पांडे को 18 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। और अगला हम पॉइंट की बात करते हैं 11 मई 1857 को बहादुर शाह द्वितीय को भारत का बादशाह घोषित किया गया, और इनकी ही धर्मपत्नी ने गद्दारी किया। और क्या किया इसने, बहादुर शाह की द्वितीय की पत्नी जिसका नाम जीनत महल था, संदेश वाहक के रूप में अंग्रेजों की सहायता कर रही थी, यानी कि ये जो इनके राज थे वो अंग्रेजों को बताया करती थी। और अगर आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे कि बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था, तो आप कहेंगे जीनत महल। नेक्स्ट पॉइंट है नाना साहब का असली नाम क्या था, तो आप कहेंगे इनका असली नाम धोंदू पुत था। और ये अधिकतर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नाना साहब का असली नाम क्या था। नेक्स्ट पॉइंट है मद्रास जो है वो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, यानी 1857 के विद्रोह का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। आपसे ये पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के अंतर्गत कौन सा राज्य या कौन सा क्षेत्र अछूता रहा, तो आप कहेंगे वह क्षेत्र था मद्रास। और ये क्वेश्चन आपके अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत में 1857 की क्रांति हुई उसके समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग। आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं विद्रोह के समय कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा गया, यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बिहार का सिंह किसे कहा गया, तो आप कहेंगे कुंवर सिंह को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो आप कहेंगे इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और इनको किसने धोखा दिया, तो इनके एक परम मित्र यानी विश्वसनीय मित्र थे मान सिंह, और इन्हीं ने इनको धोखे से पकड़वा दिया, और इनके धोखे से पकड़वाने के कारण ही इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं हम लोग रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य। तो रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु पर जनरल हीरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, ऐसा उसने रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर कहा था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब होती है, तो उनकी मृत्यु होती है 17 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी वीर गति को प्राप्त हो जाती है। आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा उर्दू कवि था जिसने 1857 के विद्रोह को देखा था, तो वो उर्दू कवि था मिर्जा गालिब। और ये क्वेश्चन अधिकतर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग करते हैं तो 1857 के विद्रोह के समय
ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कभी काल पूछ लिया जाता है, तो ये प्रधानमंत्री थे आपके विस्कांट पामस्टन। तथा भारत का गवर्नर कौन था? कैनिंग। इसको हम लोग ऊपर भी देखे हैं न। 1857 के विद्रोह के समय नाना साहब क्या हुआ, ये युद्ध हार गए और इनको ये नेपाल भाग गए। और इसमें 1857 के विद्रोह में जितने भी लोगों को छुपना होता था वो नेपाल ही भाग जाते थे। आगे हम लोग देखेंगे 1857 के विद्रोह को किसने क्या नाम दिया। तो सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने क्या किया, 1857 विद्रोह को नाम दिया कि यह एक सैनिक या सिपाही विद्रोह था। और बी.डी. सावरकर ने क्या कहा, तो ये कहें ये एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम थी। और यहाँ से आपसे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने 1857 के विद्रोह को एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, तो आप कहेंगे वो थे बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र बताया था। और एस.एम. सेन ने इसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, तो टी.आर. होम्स ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, तो आर.सी. मजूमदार जी कहते हैं यह न तो राष्ट्रीय था न ही स्वतंत्रता संग्राम था। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो L.E.R. रीज ने कहा यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। और ये कभी पूछा नहीं गया है, फिर भी आप लोग इसे देख लीजिएगा। बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे हम लोग देखेंगे 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता के बारे में। तो दिल्ली से 1857 के विद्रोह का समर्थन किसने किया, तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय के बख्त खां। और इसने यहाँ पे इस विद्रोह को किसने दबाया या इसका दमन किया, तो वो थे निकलसन और हडसन। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की बात करते हैं, तो कानपुर में 1857 के विद्रोह को सपोर्ट किया नाना साहब ने, नाना साहब और तात्या टोपे ने। और यहाँ के विद्रोह का दमन किया कालीन कैंपवेल ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग लखनऊ। तो लखनऊ से सपोर्ट किया बेगम हजरत महल ने। और यहाँ के विद्रोह को किसने दबाया, तो वो थे कालीन कैंपवेल। और झांसी में जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ का विद्रोह रानी लक्ष्मीबाई ने किया। और यहाँ पे जनरल हीरोज ने इस विद्रोह को दमन किया। और इनकी मृत्यु में ही रानी लक्ष्मीबाई को कहा था कि यह मर्दों में सोई हुई अकेली एक मर्द है। नेक्स्ट बात करते हैं यानी जगदीशपुर। तो यहाँ से बिहार में जो पड़ता है, तो यहाँ से कुंवर सिंह और अमर सिंह ने इस विद्रोह को सपोर्ट किया। और इस विद्रोह का दमन किया विलियम टेलर ने। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम लोग फैजाबाद। तो फैजाबाद से सपोर्ट किया मौलवी अहमदुल्ला ने। और यहाँ से विद्रोह का दमन किया जनरल रेनाल्ड ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह को सपोर्ट किया लियाकत अली ने। और यहाँ के विद्रोह को दमन किया कर्नल नील ने। नेक्स्ट पॉइंट है बरेली। और बरेली से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को सपोर्ट किया खान बहादुर ने। और यहाँ पे इसके विद्रोह का दमन किया, यहाँ विद्रोह का अंत किया गया विंसेंट आयर के द्वारा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो से जुड़े किसी भी सुझाव को हमें कमेंट लिख के ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले समय में उन कमियों को दूर किया जा सके और आपको अच्छी क्वालिटी की वीडियो प्रोवाइड किया जा सके। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।